अध्याय 32। अजय छड़ी। दुनिया खत्म हो गई थी तो फिर युद्ध क्यों नहीं रुका था? महल दहशत में खामोश क्यों नहीं हुआ था? हर योद्धा ने अपने हथियार नीचे क्यों नहीं फेंक दिए थे? हैरी का दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था, बेकाबू होकर घूम रहा था। यह असंभव बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फ्रेड विजली मर नहीं सकता था। उसकी आंखों का सबूत झूठ था। तभी एक शरीर उस छेद में से आया जो स्कूल की एक तरफ की दीवार में हुए विस्फोट से बना था। शाप अंधेरे में उनकी तरफ उड़ने लगे, जो उनके पीछे की दीवार से टकराए। नीचे झुक जाओ, हैरी चिल्लाया जब और शाप उड़कर आने लगे। उसने और रॉन ने हरमाइनी को पकड़कर फर्श पर खींच लिया था, लेकिन पर्सी फ्रेड के शरीर पर लेटकर उसे और नुकसान से बचाने लगा। हैरी चिल्लाया, पर्सी चलो, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन पर्सी ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। पर्सी! हैरी ने रॉन के चेहरे पर जमी राख में आंसुओं के निशान देखे जब उसने अपने बड़े भाई के कंधे पकड़कर उसे खींचा, लेकिन पर्सी हिला तक नहीं। पर्सी, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम अब। तभी हरमाइनी चीखी और हैरी पलटा। उसे यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि वह क्यों चिल्लाई थी। छोटी कार जितनी बड़ी एक दैत्यकार मकड़ी दीवार में हुए बड़े छेद में से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। एरेगॉग का एक वंशज लड़ाई में शामिल हो गया था। रॉन और हैरी एक साथ चिल्लाए। उनके मंत्रों के कारण मकड़ी पीछे की तरफ उड़ गई। इसके पैर भयंकर तरीके से झटके खा रहे थे और यह अंधेरे में गायब हो गई। यह अपने दोस्तों को भी साथ लाई है, हैरी ने बाकी लोगों से कहा और दीवार के छेद में से महल के कोने को देखा। इमारत पर बहुत सी विशाल मकड़ियां चढ़ रही थीं। निश्चित रूप से अंधेरे जंगल में प्राणभक्षियों के पहुंचने के कारण वे यहाँ आई थीं। हैरी ने उन पर स्तब्धीकरण मंत्र मारे और सबसे आगे चलने वाली मकड़ी को उसके साथियों पर गिरा दिया, ताकि वे इमारत से लुढ़क जाएं और यहाँ से चली जाएं। तभी हैरी के सिर के ऊपर से कई शाप उड़ते हुए गए, इतने करीब से कि उनकी शक्ति से उसके बाल उड़ने लगे। चलो चलते हैं अभी। हैरी ने हरमाइनी को रॉन के साथ अपने आगे धकाया। फिर वो फ्रेड के शरीर को बांह के नीचे से पकड़ने के लिए झुका। पर्सी को एहसास हो गया कि हैरी क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने फ्रेड के शरीर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और मदद करने लगा। मैदान से उड़कर आते सांपों से बचने के लिए वे नीचे झुके रहे और फ्रेड को रास्ते से दूर खींच कर ले गए। यहाँ, हैरी ने कहा और उन्होंने फ्रेड की लाश एक कोने में रख दी, जहां पहले एक सूट ऑफ आर्मर खड़ा रहता था। वह फ्रेड की ओर एक पल भी देखना गवारा नहीं कर सकता था। उसकी लाश की सुरक्षा को पक्का करने के बाद वह रॉन और हरमाइनी के पीछे पहुंच गया। मेल्फॉय और गॉयल गायब हो गए थे। गलियारा अब धूल और मलबे से भरा था। खिड़कियों के कांच काफी पहले ही टूट चुके थे। हैरी ने गलियारे में कई लोगों को आगे पीछे भागते देखा। वह नहीं जानता था कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। मोड़ पर मुड़ते हुए पर्सी सांड की तरह गरजा, रोकवुड! फिर वह एक लंबे आदमी की दिशा में भागा जो दो प्राण पक्षियों का पीछा कर रहा था। हैरी, यहाँ अंदर! हरमाइनी चिल्लाई। उसने रॉन को एक दरवाजे के पीछे खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुश्ती लड़ रहे हों। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि वे दोबारा गले मिल रहे हैं। फिर उसने देखा कि हरमाइनी रॉन को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो भागकर पर्सी के पीछे जाना चाहता था। मेरी बात सुनो, सुनो रॉन! मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं प्राणभक्षियों को मारना चाहता हूँ। उसका चेहरा विकृत था और धूल तथा धुएं से लथपथ था। वह बहुत गुस्से और दुख के मारे कांप रहा था। रॉन, सिर्फ हम लोग ही इसे खत्म कर सकते हैं। प्लीज रॉन, हमें सांप तक पहुंचना होगा। हमें सांप को मारना होगा, हरमाइनी ने कहा। लेकिन हैरी जानता था कि रॉन को कैसा महसूस हो रहा होगा। आखिरी हॉर्क्रक्स नष्ट करने से उसे प्रतिशोध की संतुष्टि नहीं मिलेगी। हैरी खुद भी फ्रेड की जान लेने वाले लोगों से लड़ना चाहता था, उन्हें सजा देना चाहता था। वह वीजली परिवार के बाकी सदस्यों को खोजना चाहता था और सबसे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जिनी को कुछ ना हुआ हो। लेकिन वह इस विचार को अपने दिमाग में नहीं आने देगा। हम लड़ेंगे, हरमाइनी ने कहा। हमें उस सांप तक पहुंचने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हमें इस वक्त लक्ष्य पर से नजर नहीं हटानी चाहिए। सिर्फ हम लोग ही इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। वह रो रही थी और बोलते समय उसने अपना चेहरा अपनी फटी और जली आस्तीन पर पोंछा। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। फिर वह रॉन को कसकर पकड़ती हुई हैरी की तरफ मुड़ी। तुम्हें पता लगाना है कि वोल्डेमॉर्ट कहाँ है, क्योंकि सांप भी उसी के पास होगा, है ना? पता लगाओ हैरी, उसके भीतर देखो। यह इतना आसान क्यों था? क्योंकि उसका निशान घंटों से जल रहा था और उसे वोल्डेमॉर्ट के विचार दिखाने के लिए उत्सुक था।
उसने हरमाइनी के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली। तत्काल युद्ध की चीखें, धमाके और बाकी सारी आवाजें डूब गईं तथा धीमी हो गई, जैसे वह दूर खड़ा हो, उनसे बहुत दूर। वो एक वीरान लेकिन जाने पहचाने कमरे में खड़ा था, जिसकी दीवारों से वॉलपेपर उखड़ रहा था और एक को छोड़कर बाकी सभी खिड़कियां पट्टियों से बंधी थी। महल पर हमले की आवाजें दबी हुई और दूर थीं। इकलौती खुली खिड़की से महल में होने वाले रोशनी के धमाके दिख रहे थे। कमरे के भीतर अंधेरा था और वहां तेल का सिर्फ एक दिया जल रहा था। वह अपनी छड़ी उंगलियों के बीच घुमा रहा था और उसे देख रहा था। वह महल के एक कमरे के बारे में सोच रहा था, खुफिया कमरे के बारे में जिसे सिर्फ उसी ने खोजा था। वह कमरा जिसे तहखाने की तरह खोजने के लिए आपको चतुर और चालाक होना होता है। उसे यकीन था कि लड़का कभी मुकुट नहीं खोज पाएगा। हालांकि डंबलडोर की कठपुतली उसकी उम्मीद से आगे तक पहुंच गई थी, बहुत आगे तक। मालिक, एक हताश और टूटी हुई आवाज आई। वह मुड़ा। लूसियस मेलफॉय सबसे अंधेरे कोने में बैठा था। वह फटे हाल था और उसके शरीर पर सजा के निशान अब भी दिख रहे थे, जो उसे हैरी के उसके घर से भागने के बाद मिली थी। उसकी एक आंख बंद और फूली दिख रही थी। मालिक, प्लीज, मेरा बेटा। लूसियस, अगर तुम्हारा बेटा मर जाता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नागशक्ति हाउस के बाकी विद्यार्थियों की तरह वह मेरे पास नहीं आया और मेरे दल में शामिल नहीं हुआ। शायद उसने हैरी पॉटर से दोस्ती करने का फैसला कर लिया होगा। नहीं, कभी नहीं, मेलफॉय ने फुसफुसाकर कहा। ऐसी ही उम्मीद करो। मालिक, क्या आपको यह डर नहीं है कि पॉटर आपके बजाय किसी और के हाथों मर सकता है? मेलफॉय ने कांपती आवाज में पूछा। क्या इसमें मुझे माफ कीजिए, ज्यादा समझदारी नहीं होगी कि हम इस लड़ाई को रोक दें और आप खुद महल में दाखिल होकर उसे खोजें? नाटक मत करो लूसियस। तुम लड़ाई इसलिए रुकवाना चाहते हो ताकि तुम अपने बेटे के हालचाल मालूम कर सको। देखो, मुझे पॉटर को खोजने की जरूरत नहीं है। रात खत्म होने से पहले पॉटर मुझे खोजता हुआ खुद आएगा। वोल्डेमॉर्ट ने एक बार फिर अपनी उंगलियों में पकड़ी छड़ी को देखा। इससे वो परेशान हो रहा था और जो चीजें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को परेशान करती हैं, उन्हें ठीक कर दिया जाता है। जाकर स्नेप को बुलाओ। स्नेप, मालिक? स्नेप को अभी बुला कर लाओ। मुझे उसकी जरूरत है। मुझे उससे एक सेवा चाहिए। जाओ। डरा हुआ लूसियस धुंधली रोशनी में थोड़ा लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वोल्डेमॉर्ट वहीं खड़ा रहा और अपनी उंगलियों के बीच छड़ी घुमाकर उसकी तरफ देखता रहा। यही इकलौता तरीका है नगीनी, उसने धीरे से कहा और मुड़कर देखा। वहां एक बड़ा मोटा सांप अब हवा में लटका हुआ था और अपने लिए वोल्डेमॉर्ट द्वारा जादू से बनाई सुरक्षित जगह पर आराम से अपना शरीर हिला रहा था। यह सितारे भरी पारदर्शी जगह पिंजरे से थोड़ी बड़ी थी। आ बढ़ते हुए हैरी अपनी दुनिया में वापस लौटा और उसने अपनी आंखें खोली। उसके कानों में तत्काल युद्ध के धमाकों, विस्फोटों और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह चीखती हवेली में है। सांप उसके साथ है। सांप के चारों तरफ जादुई सुरक्षा है। उसने अभी अभी लूसियस मेलफॉय को भेजकर स्नेप को बुलवाया है। वोल्डेमॉर्ट चीखती हवेली में बैठा है? हरमाइनी तैश में बोली। वह लड़ भी नहीं रहा है। उसे नहीं लगता है कि उसे लड़ने की जरूरत है, हैरी ने कहा। वह सोचता है मैं खुद उसके पास जाऊंगा। लेकिन क्यों? वह जानता है कि मैं हॉर्क्रोक्सों के पीछे पड़ा हूँ। वह नगीनी को अपने करीब रख रहा है। साफ जाहिर है कि नगीनी तक पहुंचने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। ठीक है, रॉन ने अपने कंधे तानते हुए कहा। तो तुम मत जाओ, क्योंकि वह यही चाहता है। उसे इसकी उम्मीद है। तुम यहीं रुककर हरमाइनी को संभालो, मैं जाकर उसे संभालता हूँ। हैरी रॉन के आगे निकला। तुम दोनों यहीं रुको, मैं चौकी के नीचे जाता हूँ और फौरन लौटता हूँ। नहीं, हरमाइनी ने कहा। इसमें ज्यादा समझदारी लगती है कि मैं चोगा ओढ़ लूं और इसके बारे में सोचना भी मत, रॉन ने उससे गुर्रा कर कहा। हरमाइनी बोली। रॉन, मुझ में भी उतनी ही काबिलियत है। लेकिन इससे पहले कि हरमाइनी आगे कुछ कह पाए, सीढ़ियों के ऊपर की जिस दीवारदरी के पास वे खड़े थे वह फट गई। पाटा! दो नकाबपोश प्राणभक्षी वहां खड़े थे, लेकिन उनकी छड़ियां तन पाती इससे पहले ही हरमाइनी चिल्लाई। सीढ़ी ढाल! उनके पैर के नीचे की सीढ़ी ढाल में बदल गई और हरमाइनी, हैरी तथा रॉन इस पर सरसराते हुए नीचे पहुंच गए। वे अपनी गति पर काबू नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद इतनी तेजी से फिसले कि प्राणभक्षियों के स्तब्धीकरण मंत्र उनके सिर के बहुत ऊपर से गुजरे। वे नीचे की छिपी दीवारधरी से निकले और सामने वाली दीवार से टकरा गए। पाषाणों! हरमाइनी चिल्लाई और दीवारदरी की तरफ इशारा किया।
वहां पर टकराने की दो तेज आवाजें आईं। दीवार दरी पत्थर की बन गई थी, इसलिए उनका पीछा कर रहे प्राणपक्षी इससे टकराकर गिर गए। पीछे हटो, रॉन चिल्लाया। वह, हैरी और हर्माइनी एक दरवाजे से टिककर बाल बाल बचे। धड़धड़ाती डेस्कों का रेवड़ उनके पास से तेजी से निकल रहा था, जिसे प्रोफेसर मैकगोनागल निर्देश देकर भगा रही थीं। प्रोफेसर मैकगोनागल का ध्यान उन तीनों की तरफ नहीं गया। उनके बाल खुल गए थे और उनके गाल पर एक घाव था। मोड़ पर मुड़कर वे चिल्लाई, हमला करो। हैरी, तुम चोगा ओढ़ लो, हरमाइनी ने कहा। हमारी चिंता छोड़ो। लेकिन हैरी ने चोगा तीनों पर डाल लिया। हालांकि चोगे के हिसाब से वे अब बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, लेकिन उसे नहीं लगता था कि हवा में भरी इतनी सारी धूल, गिरते पत्थरों और मंत्रों की चकाचौंध में किसी को उनके पैर दिख सकते थे। वे अगली सीढ़ियों पर नीचे की ओर भागे तथा योद्धाओं से भरे गलियारे में पहुंच गए। योद्धाओं के दोनों तरफ लगी तस्वीरें सलाह और प्रोत्साहन दे रही थीं। नकाब या बिना नकाब वाले प्राणपक्षी विद्यार्थियों और टीचरों से लड़ रहे थे। डीन ने एक छड़ी जीत ली थी और उससे डोलोहोव का सामना कर रहा था, जबकि पार्वती ट्रेवर्स के सामने थी। हैरी, रॉन और हर्माइनी ने तत्काल अपनी छड़ियां उठा ली। वे वार करने के लिए तैयार थे, लेकिन योद्धा इतने ज्यादा हिल रहे थे कि शाप मारने पर अपने ही पक्ष के व्यक्ति के घायल होने की प्रबल संभावना थी। जब वे वहां खड़े होकर सही मौके की राह देख रहे थे तो एक तेज वी सुनाई दी। हैरी ने ऊपर देखा। पीव्स उनके ऊपर उड़ रहा था और प्राणभक्षियों पर अलमकंद रस गिरा रहा था, जिनके सिर पर अचानक हरे कंद मोटे कीड़ों की तरह कसमसाने लगते थे। आहा! मुट्ठी बंद हरे कंद रॉन के सिर से टकराए। कीचड़ जैसी हरी जड़ें बीच हवा में स्थिर दिखने लगी जब रॉन ने उन्हें झटकाने की कोशिश की। एक नकाबपोश प्राणपक्षी उधर इशारा करके चिल्लाया, कोई वहां पर अदृश्य है। प्राणपक्षी के ध्यान भटकने का पूरा फायदा उठाते हुए डीन ने उससे स्तब्धीकरण मंत्र मारकर गिरा दिया। डोलोहोव ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन पार्वती ने उस पर पूर्ण शरीर बंधन शाप मार दिया। आओ चलें, हैरी चिल्लाया। उसने, रॉन और हर्माइनी ने चोगे को अपने चारों ओर कसकर पकड़ा तथा तेजी से सिर झुकाकर योद्धाओं के बीच से भागने लगे। जमीन पर कई जगह स्नार्गल्स का रस जमा हो गया था, जिस पर थोड़े फिसलते हुए वह प्रवेश हॉल में जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गए। मैं ड्रेको मेल्फॉय हूँ, मैं ड्रेको हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। ड्रेको सीढ़ियों के ऊपर एक नकाबपोश प्राणपक्षी से विनती कर रहा था। पास से गुजरते समय हैरी ने प्राणपक्षी को स्तब्ध कर दिया। जब मेल्फॉय मुस्कुराते हुए अपने रक्षक को देखने की कोशिश करने लगा तो रॉन ने चोगे के नीचे से उसे मुक्का मार दिया। मेल्फॉय पीछे की तरफ प्राणपक्षी के ऊपर गिर गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह पूरी तरह चकरा गया था। रॉन चिल्लाया, आज रात को दूसरी बार हमने तुम्हारी जान बचाई है, दोगले कहीं के। सीढ़ियों और हॉल में हर तरफ बहुत से योद्धा थे। जहां भी हैरी की नजर गई वहां उसे प्राणभक्षी नजर आए। याक्सले सामने वाले दरवाजे के पास फिल्टविक से लड़ रहा था। उनके ठीक पास एक नकाबपोश प्राणभक्षी किंग्सले से लड़ रहा था। विद्यार्थी हर दिशा में भाग रहे थे, जिनमें से कुछ अपने घायल दोस्तों को उठाकर या घसीट कर ले जा रहे थे। हैरी ने नकाबपोश प्राणभक्षी पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और यह नेविल पर पड़ते पड़ते बचा। नेविल न जाने कहां से जहरीले टेंटाकुला के ढेर को लहराता हुआ सामने आ गया था, जो सबसे करीब के प्राणपक्षी से लिपटकर उसे जकड़ने लगा। हैरी, रॉन और हर्माइनी तेजी से संगमरमर की सीढ़ियां उतरे। उनकी बाईं तरफ कांच टूटने की आवाज आई। हाउस पॉइंट का रिकॉर्ड रखने वाला नागशक्ति का अवरग्लास टूट गया था। उसके भीतर भरे पन्ने के रत्न पूरे फर्श पर बिखर गए, जिससे भागते समय लोग फिसलने और गिरने लगे। जब वे बाहर पहुंचे तो ऊपर की बालकनी से दो शरीर नीचे गिरे। तभी हॉल के भीतर एक हरी झलक दिखी। हैरी समझा कि चार पैरों वाला कोई जानवर एक गिरने वाले के शरीर में अपने दांत गड़ाने के लिए तेजी से जा रहा था। नहीं, हरमाइनी चीखी। उसकी छड़ी के कान फोड़ू धमाके से फेनेरिर ग्रेबेक लेवेंडर ब्राउन के हिलते शरीर से दूर फेंका गया। वह संगमरमर के जंगले से टकराया और खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। तभी एक सफेद चमक हुई और एक कड़ाक की आवाज आई। उसके सिर पर एक कांच की गेंद गिरी और वह जमीन पर लुढ़क कर बेहोश हो गया। मेरे पास और हैं, प्रोफेसर ट्रिलॉनी ने जंगले के ऊपर से चीखते हुए कहा। किसको चाहिए, यहाँ आओ। और टेनिस सर्व करने जैसे अंदाज में उन्होंने अपने बैग में से कांच का एक और बड़ा गोला निकाल लिया और हवा में अपनी छड़ी लहराकर उसे खिड़की तोड़कर बाहर भेज दिया। उसी पल लकड़ी का भारी दरवाजा धमाके के साथ खुल गया। ढेर सारी दैत्यकार मकड़ियां प्रवेश हॉल में आ गई थीं। दहशत भरी चीखें हवा में तैरने लगी। सभी प्राणभक्षी और हॉगवर्ट्स के योद्धा तितर बितर हो गए।
हरी और लाल रोशनी की लपटें आने वाली मकड़ियों के बीच उड़ी, जो सिहर कर पीछे हट गईं। उन्हें देखकर पहले से ज्यादा दहशत हो रही थी। हम बाहर कैसे निकलें? रॉन चीख पुकार के बीच चिल्लाया, लेकिन हैरी या हरमाइनी के जवाब देने से पहले ही किसी ने उन्हें धक्काकर एक तरफ हटा दिया। हैग्रिड सीढ़ियों के नीचे धड़धड़ाता हुआ उतर रहा था और अपने फूलों वाली गुलाबी छतरी लहरा रहा था। उन्हें चोट मत पहुंचाओ, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, वह चिल्लाया। हैग्रिड नहीं! हैरी सब कुछ भूल गया। वह चौकी के नीचे से निकलकर भागा। पूरे हॉल में मंडराते सांपों से बचने के लिए वो काफी झुककर दौड़ रहा था। हैग्रिड लौट आओ! लेकिन वह अभी हैग्रिड के पास आधी दूरी तक भी नहीं पहुंच पाया था कि उसने इसे होते देख लिया। हैग्रिड मकड़ियों के बीच ओझल हो गया और बड़ी तेजी के साथ कुलबुलाती और झुंड बनाती मकड़ियां मंत्रों के आक्रमण से पीछे हट गई। हैग्रिड उनके बीच दिखाई नहीं दे रहा था। हैग्रिड! हैरी ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उसे परवाह नहीं थी कि वह दोस्त था या दुश्मन। वह तो सामने वाली सीढ़ियों पर भागता हुआ अंधेरे मैदान में जा रहा था। मकड़ियां अपने शिकार के चारों तरफ घेरा कस रही थी और उसे हैग्रिड जरा भी नजर नहीं आ रहा था। हैग्रिड! मकड़ियों के झुंड के बीच से उसे एक विशाल बाह लहराती हुई दिखी, लेकिन जैसे ही वो उस तरफ भागने को हुआ, अंधेरे में झूलते हुए एक विशालकाय पैर ने उसका रास्ता रोक लिया। जमीन कांप गई। हैरी ने ऊपर देखा। उसके सामने एक दानव खड़ा था। 20 फुट ऊंचे इस दानव का सिर अंधेरे में दिख नहीं रहा था। महल के दरवाजे से आती रोशनी में सिर्फ उसकी पेड़ जैसी बालों वाली जांघें दिख रही थी। इसने बड़ी क्रूरता से ऊपर की एक खिड़की पर अपना विशाल मुक्का मारा, जिससे हैरी पर कांच की बारिश हो गई और वह दरवाजे की शरण में आने के लिए मजबूर हो गया। ओह! हरमाइनी चिल्लाई जब वो और रॉन हैरी के पास आए। उन्होंने सिर उठाकर दानव को देखा, जो ऊपर की खिड़की से लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब हरमाइनी ने अपनी छड़ी उठाई तो रॉन उसका हाथ पकड़कर चिल्लाया, मत करो! उसे स्तब्ध करने की कोशिश की तो वह आधे महल को चकनाचूर कर देगा। हैगर! ग्रॉब लड़खड़ाता हुआ महल के सामने वाले मोड़ पर आ गया था। अब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि ग्रॉब सचमुच छोटे आकार का दानव था। ऊपरी मंजिल पर लोगों को दबोचने की कोशिश कर रहा विशाल दानव ग्रॉब को देखकर गरजा। वो अपने नाटे साथी की तरफ बढ़ा तो पत्थर की सीढ़ियां कांपने लगी। ग्रॉब का तिरछा मुंह खुल गया और आधी ईंट के आकार के पीले दांत दिखने लगे। फिर वे भूखे शेरों जैसे हिंसक अंदाज में एक दूसरे पर झपट पड़े। भागो! हैरी चिल्लाया। दानवों की कुश्ती के कारण अंधेरे में भयंकर गर्जना और मुक्कों की आवाजें गूंजने लगी। हैरी ने हरमाइनी का हाथ पकड़ा और मैदान में जाने वाली सीढ़ियों पर दौड़ने लगा। रॉन सबसे पीछे था। हैरी ने हैग्रिड को खोजने और बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो इतनी तेजी से भागा कि अचानक रुकने से पहले वो जंगल की तरफ आधी दूरी तक पहुंच गए थे। उनके चारों तरफ की हवा स्थिर सी हो गई थी। हैरी की सांस उसके सीने में ही अटक गई और ठोस बन गई। अंधेरे में से काली आकृतियां निकल रही थी और महल की तरफ एक विशाल झोंके में उड़कर जा रही थी। उनके चेहरे पर नकाब थे और उनकी सांसों की लड़खड़ाती आवाजें आ रही थीं। रॉन और हरमाइनी उसके करीब आ गए, जब उनके पीछे लड़ने की आवाजें अचानक मंद और खत्म हो गईं। रात में ऐसी खामोशी छा गई थी जो सिर्फ दम पिशाच ही उत्पन्न कर सकते थे। चलो हैरी! हरमाइनी की आवाज जैसे बहुत दूर से आई। पितृदेव उत्पन्न करो हैरी, चलो! उसने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन उसके भीतर निराशा भरी हुई थी। फ्रेड चला गया था और हैग्रिड या तो मर रहा था या मर चुका था। और कितने लोग मरे थे इसका तो उसे अंदाजा ही नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से पहले ही आधी निकल चुकी हो। हैरी जल्दी! हरमाइनी चिल्लाई। 100 दम पिशाच उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। वे हवा को चूसते हुए हैरी की निराशा के करीब आ रहे थे, जो उन्हें जश्न की तरह लग रही थी। उसने रॉन के पितृदेव यानी सफेद टेरियर कुत्ते को हवा में निकलते देखा, जो हल्के से टिमटिमाया और बुझ गया। उसने हरमाइनी के ऊद-बुलाव को बीच हवा में उड़ते और ओझल होते देखा। उसकी खुद की छड़ी उसके हाथ में कांपी और उसने आने वाली मौत का स्वागत किया। सब कुछ भुलाने का वादा, कोई एहसास नहीं। तभी सफेद खरगोश, लोमड़ी और वराह हैरी, रॉन तथा हरमाइनी के सिरों के पास से गुजरे। इन प्राणियों के सामने आने पर दमपिशाच पीछे हो गए। 3 और लोग अंधेरे से निकलकर उनके पास आ गए थे, जिनकी छड़ियां तनी हुई थी और वे अपने पितृदेव छोड़ चुके थे, लूना, अर्नी और सीमस। यह सही है, लूना ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, जैसे वो आवश्यकता कक्ष में हो और डीए में मंत्रों का सामान्य अभ्यास कर रहे हो। यह सही है। हैरी, चलो कोई खुशी भरी चीज सोचो। कोई खुशी भरी चीज? हैरी ने कहा और उसकी आवाज टूट गई थी।
हम अब भी यहाँ हैं, वो फुसफुसाई। हम अब भी लड़ रहे हैं, चलो जल्दी सोचो। एक सफेद चिंगारी निकली, फिर एक कांपती रोशनी, और फिर बहुत ज्यादा कोशिश के बाद हैरी की छड़ी के सिरे से मृग निकला। मृग आगे की तरफ बढ़ा। अब दमपिशाच सचमुच तितर बितर होने लगे थे, और रात एक बार फिर शांत हो गई। लेकिन आसपास चलते युद्ध की तेज आवाजें उसके कानों में पड़ने लगी। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं? रॉन ने लूना, अर्नी और सीमस की ओर मुड़कर कांपती आवाज में कहा। तुमने अभी अभी हमारी जान। गर्जना और भूकंप जैसे हलचल के साथ जंगल की तरफ से एक और दानव बाहर निकला। वो एक लंबा मुद्गर लहरा रहा था, जो उन सभी से ज्यादा लंबा था। भागो! हैरी दोबारा चिल्लाया। बाकी लोगों को इस चेतावनी की जरूरत नहीं थी। वे सभी तितर बितर हो गए। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगले ही पल उस प्राणी का विशाल पैर ठीक उसी जगह पर पड़ा जहां वह खड़े थे। हैरी ने पलट कर देखा। रॉन और हर्माइनी उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन बाकी तीनों युद्ध करने के लिए वापस लौट गए थे। हम उसकी पहुंच से दूर जाते हैं, रॉन चिल्लाया जब दानव ने अपना मुद्गर दोबारा लहराया और उसकी गर्जना रात के अंधेरे में उस मैदान में गूंजने लगी जहां लाल और हरी रोशनी की लपटें अंधेरे को चमका रही थीं। लड़ाकू पेड़, हैरी ने कहा, चलो। किसी तरह उसने अपने दिमाग में उन सारी चीजों को बंद और दफन कर दिया जिनके बारे में वह इस वक्त नहीं सोच सकता था। फ्रेड और हैग्रिड की चिंता, महल के बाहर भीतर अपने सभी प्रियजनों के लिए दहशत। इन चीजों की चिंता वह बाद में करेगा, क्योंकि उन्हें दौड़ना था, सांप और वोल्डेमॉर्ट तक पहुंचना था। जैसा हरमाइनी ने कहा था, यह जंग खत्म करने का इकलौता तरीका था। वह दौड़ा और उसे लग रहा था कि वो मौत से भी तेज भाग सकता है। उसने अपने चारों तरफ अंधेरे में उड़ती रोशनी की लपटों और समुद्र जैसी लहराती झील की आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन अंधेरे जंगल में से चरमराने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैदान विद्रोह में खड़ा हो गया था। वो इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से जिंदगी में कभी नहीं भागा था। विशाल पेड़ उसी को सबसे पहले दिखा था, जो चाबुक जैसी लहराती शाखाओं से अपनी जड़ों के रहस्य की रक्षा कर रहा था। हाफता हुआ हैरी धीमा हो गया, पेड़ की प्रहार करती शाखाओं से बचा और अंधेरे में इसके मोटे तने की ओर देखने लगा। वह इस पुराने पेड़ के तने के इकलौते घूमड़ को देखने की कोशिश कर रहा था, जिसे दबाने पर पेड़ स्थिर हो जाता था। रॉन और हरमाइनी भी आ गए। हरमाइनी इतनी बुरी तरह हाँफ रही थी कि बोल नहीं पा रही थी। कैसे? हम अंदर कैसे जाएं? रॉन ने हाँफते हुए कहा। मैं उन जगह को देख सकता हूँ। काश हमारे पास एक बार फिर क्रुक्शंस होती। क्रुक्शंस? हरमाइनी झुककर अपने सीने को पकड़ते हुए आ भरकर बोली। तुम जादूगर हो या घसियार है? ओह ठीक है, हाँ। रॉन ने चारों तरफ देखा और फिर अपनी छड़ी जमीन पर पड़ी एक लकड़ी की तरफ करते हुए बोला, विंगार्डियम लेवियोसा। लकड़ी जमीन से उठकर हवा में घूमी, जैसे आंधी में उड़ रही हो। फिर वह पेड़ की खतरनाक तरीके से लहराती शाखाओं के बीच से तने की तरफ उड़ने लगी। यह जड़ों के पास वाली जगह से टकराई और पेड़ फौरन स्थिर हो गया। बहुत बढ़िया, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। ठहरो। एक पल के लिए तो हैरी झिझका, जब हवा में युद्ध के धमाके और आवाजें भर गईं। वोल्डेमॉर्ट चाहता था कि वो यह काम करे। वोल्डेमॉर्ट चाहता था कि हैरी उसके पास जाए। क्या वो रॉन और हरमाइनी को वोल्डेमॉर्ट के जाल में फंसाने ले जा रहा है? लेकिन तभी बेरहम सच्चाई ने उस पर प्रहार कर दिया। आगे बढ़ने का इकलौता तरीका नगीनी को मारना था, और नगीनी वही थी जहां वोल्डेमॉर्ट था, और वोल्डेमॉर्ट इस सुरंग के आखिर में था। हैरी, हम आ रहे हैं, बस अंदर पहुंच जाओ, रॉन ने उसे आगे धकाते हुए कहा। हैरी पेड़ की जड़ों में छिपे मिट्टी के गलियारे में रेंगकर घुसा। आज यह पिछली बार से ज्यादा संकरा लग रहा था। सुरंग की छत नीची थी। उन्हें 4 साल पहले इसमें झुककर चलना पड़ता था। अब इसमें रेंगने से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। हैरी सबसे पहले अंदर गया। उसने अपनी छड़ी प्रकाशित कर ली थी। वह किसी भी पल बाधाओं की उम्मीद कर रहा था, लेकिन राह में कोई बाधा नहीं आई। वे खामोशी में आगे बढ़ते रहे। हैरी की निगाह अपने हाथ की छड़ी की लहराती रोशनी पर जमी थी। आखिरकार सुरंग ऊपर की तरफ होने लगी और हैरी को सामने रोशनी का टुकड़ा दिखा। हरमाइनी ने उसके टकने को खींचा। चोगा, वो फुसफुसाई, चोगा ओढ़ लो। हैरी ने अपने पीछे हाथ बढ़ाया और हरमाइनी ने उसके हाथ में चोगा थमा दिया। उसने इसे मुश्किल से अपने ऊपर डाला और बुदबुदाया, अंधकारो। उसकी छड़ी की रोशनी बुझ गई। उसके चोगे को अपने हाथों और घुटनों पर यथासंभव बिना आवाज किए ओढ़ लिया। उसकी सभी इंद्रियां तनाव में थी। हर पर उसे लग रहा था कि उसका भेद खुल जाएगा। उसे एक ठंडी स्पष्ट आवाज सुनाई देगी और हरी रोशनी की चमक दिखाई देगी। फिर उसे ठीक सामने के कमरे से आवाजें सुनाई दी।
वे थोड़ी दबी थीं क्योंकि सुरंग के सिरे पर खुलने वाली जगह पर एक पुराने बक्से जैसी चीज से रास्ता रुका हुआ था। मुश्किल से सांस लेते हुए हैरी उस जगह के पास पहुंच गया और बक्से तथा दीवार के बीच की छोटी सी दरार में से झांकने लगा। सामने वाले कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन वह नगीनी को देख सकता था, जो पानी के सांप की तरह लहरा रही थी और बल खा रही थी। वो सितारों भरे हवा में तैरते हुए जादुई गोले में सुरक्षित थी। हैरी को एक टेबल का किनारा दिख रहा था और लंबी उंगलियों वाला एक सफेद हाथ जो छड़ी से खेल रहा था। फिर स्नेप बोला, जिससे हैरी का दिल उछल पड़ा। स्नेप उस जगह से सिर्फ कुछ इंच दूर था जहां वह छिपकर उकड़ू बैठा हुआ था। मालिक, उनका विरोध खत्म हो रहा है और यह तुम्हारी मदद के बिना हो रहा है, वोल्डेमॉर्ट ने अपनी ऊंची स्पष्ट आवाज में कहा। सिवेरियस, हालांकि तुम बहुत निपुण जादूगर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुमसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। हम अब लगभग वहां पहुंच चुके हैं। लगभग। मुझे लड़की की तलाश करने दे। मैं पॉटर को आपके सामने लेकर आता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उसे ला सकता हूँ, मालिक। प्लीज। स्नेप उस छेद के पास से चल कर गया और हैरी थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन नगीनी पर आंखें जमाए रहा। वह कोई ऐसा मंत्र सोच रहा था जो नगीनी के चारों ओर के सुरक्षा कवच को भेद सके, लेकिन उसे ऐसा कोई मंत्र याद नहीं आया। अगर उसकी एक भी कोशिश असफल रही तो वोल्डेमॉर्ट को उसके छिपने की जगह का पता चल जाएगा। वोल्डेमॉर्ट उठकर खड़ा हुआ। हैरी अब उसे देख सकता था। वो उसकी लाल आंखों और उसके सांप जैसे चपटे चेहरे को देख सकता था। उसके चेहरे का पीलापन आधे अंधेरे में हल्का हल्का चमक रहा था। एक समस्या है सिविलियस, वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा। मालिक, स्नेप ने कहा। वोल्डेमॉर्ट ने अजय छड़ी उठाई और उसे किसी संगीत निर्देशक की छड़ी जितनी नजाकत से पकड़ा। यह मेरे लिए काम क्यों नहीं करती है सिवेरियस? खामोशी में हैरी ने कल्पना की कि उसे सांप की कुंडली बदलने पर हल्के से फुफकारने की आवाज आई थी, या फिर यह वोल्डेमॉर्ट की आह थी जो हवा में उड़ती हुई आई थी। मेरे मेरे मालिक, स्नेप ने सूनेपन से कहा। मैं समझा नहीं। आपने आपने इस छड़ी से असाधारण जादू किया है। नहीं, वोल्डेमॉर्ट बोला। मैंने अपना सामान्य जादू किया है। मैं असाधारण हूँ, लेकिन यह छड़ी नहीं है। इसने वे अद्भुत चमत्कारी काम नहीं किए हैं जिसका दावा किया जाता है। मुझे इस छड़ी और बरसों पहले ओलिवेंडर से मिली छड़ी में कोई फर्क महसूस नहीं होता है। वोल्डेमॉर्ट का अंदाज शांत था, लेकिन हैरी का निशान फड़क रहा था। उसके माथे का दर्द बढ़ रहा था और उसे एहसास था कि वोल्डेमॉर्ट अपने भीतर के प्रबल आवेश को काबू में रख रहा था। कोई फर्क नहीं, वोल्डेमॉर्ट ने दोबारा कहा। स्नेप कुछ नहीं बोला। हैरी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने सोचा कि क्या स्नेप ने खतरे को भांप लिया था। क्या वो अपने मालिक को तसल्ली देने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था। वोल्डेमॉर्ट कमरे में चारों तरफ टहलने लगा। चहलकदमी करते वक्त कुछ पलों के लिए वो हैरी को दिखाई नहीं दिया। वह उसी संयत अंदाज में बोल रहा था, हालांकि हैरी के भीतर दर्द और दहशत बढ़ रही थी। मैंने काफी समय तक सोचा है सिवेरियस, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें युद्ध में से यहाँ क्यों बुलाया है? और एक पल के लिए हैरी को स्नेप की आकृति दिख गई। उसकी आंखें सम्मोहित पिंजरे में बल खाते सांप पर जमी थी। नहीं मालिक, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे लौटने दे। मैं पॉटर को पकड़ लाता हूँ। तुम भी लूसियस की तरह बोल रहे हो। तुम में से कोई भी पॉटर को उतनी अच्छी तरह नहीं समझता है जितनी अच्छी तरह मैं समझता हूँ। उसे खोजे जाने की जरूरत नहीं है। पॉटर खुद चलकर मेरे पास आएगा। मैं उसकी इस कमजोरी को जानता हूँ, उसकी भयंकर गलती। उसे इस बात से नफरत होगी कि उसके आसपास के लोग मर रहे हैं और ये सब उसी के कारण हो रहा है। वो इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहेगा। वो जरूर आएगा। लेकिन मेरे मालिक, हो सकता है दुर्घटनावश उसे आपके बजाय कोई और मार दे। मेरे प्राण बख्शियों को मैंने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पॉटर को जिंदा पकड़ना है। उसके दोस्तों को मार डालो, जितने ज्यादा मार सको उतना ही अच्छा है, लेकिन उसे मत मारना। लेकिन सिविरियस, मैं तुमसे हैरी पॉटर के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में बात करना चाहता था। तुम मेरे लिए काफी मूल्यवान रहे हो, बहुत मूल्यवान। मालिक जानते हैं कि मैं सिर्फ उनकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाकर लड़के को पकड़ने दे मालिक। मैं उसे आपके पास लेकर आता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, नहीं।
वोल्डेमॉर्ट ने कहा, और जब वो मुड़ा तो हैरी को उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई दी। सांप के सरकने की तरह उसका चोगा लहराया और उसे अपने जलते निशान में वोल्डेमॉर्ट की अधीरता महसूस हुई। सिवेरियस, इस पल मेरी चिंता यह है कि आखिरकार जब उस लड़के से मेरा सामना होगा तो क्या होगा। मालिक, इस बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। निश्चित रूप से। लेकिन एक सवाल है सिवेरियस, वह सवाल यह है। वोल्डेमॉर्ट रुका और हैरी ने उसे एक बार फिर साफ देखा जब उसने अजय छड़ी को अपने सफेद उंगलियों में घुमाया और स्नेप की तरफ घूरा। मैंने जिन 2 छड़ियों का इस्तेमाल किया है वे हैरी पॉटर पर तानते ही नाकामयाब क्यों हो गई थी? मैं मैं इसका जवाब नहीं दे सकता मेरे मालिक। नहीं क्या? गुस्सा भाले की तरह हैरी के सिर से इधर उधर भागने लगा। उसने अपनी मुट्ठी अपने मुंह में भर ली ताकि डर से चिल्लाने न लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक वोल्डेमॉर्ट बन गया तथा स्नेप के पीले चेहरे को देख रहा था। मेरी सदाबहार लकड़ी की छड़ी ने मेरे हर आदेश का पालन किया सिवेरियस, सिवाय हैरी पॉटर को मारने के। 2 बार यह नाकामयाब रही। ओलिवंडर ने यातना देने के बाद जुड़वा मूल तत्वों के बारे में बताया और मुझे किसी दूसरे जादूगर की छड़ी का इस्तेमाल करने की सलाह दी। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन पॉटर की छड़ी के सामने आते ही लूसियस की छड़ी टूट गई। मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता मालिक। स्नेप अब वोल्डेमॉर्ट की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी काली आंखें अब भी बल खाते सांप पर जमी थी जो अपने सुरक्षात्मक गोले में था। मैंने तीसरी छड़ी को खोजा सिवेरियस, अजय छड़ी, किस्मत की छड़ी, मृत्यु की छड़ी। मैंने इसे इसके पुराने मालिक से ले लिया। मैंने इसे एल्बस डंबलडोर की कब्र में से ले लिया। अब स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट की तरफ देखा। स्नेप का चेहरा मौत के मुखौटे की तरह था। यह संगमरमर जैसा सफेद और इतना स्थिर था कि जब वह बोला तो यह देखकर सदमा लगने लगा कि उन सूनी आंखों के पीछे कोई जिंदा था। मेरे मालिक, मुझे लड़के के पास जाने दें। इस लंबी रात में जब मैं जीत की कगार पर हूँ, मैंने यहाँ बैठकर काफी सोचा है, वोल्डेमॉर्ट ने कहा और उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई थी। काफी सोचा है कि अजय छड़ी इस तरह काम क्यों नहीं कर रही है जैसे कि इसकी शोहरत है। ऐसा माना जाता है कि यह अपने सही मालिक के लिए चमत्कारी काम करती है, फिर यह मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है कि अब मुझे इसका जवाब मिल गया है। इसने कुछ नहीं बोला। शायद तुम ये बात पहले से ही जानते हो सिवेरियस। आखिर तुम काफी चतुर और समझदार हो। तुम एक अच्छे और वफादार सेवक थे। जो होने वाला है उसके लिए मुझे सचमुच अफसोस है मालिक। सिवेरियस, अजय छड़ी सही तरीके से मेरी सेवा इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि मैं इसका सच्चा मालिक नहीं हूँ। अजय छड़ी उस जादूगर की होती है जो इसके पिछले मालिक को मारता है। तुमने एल्बस डंबलडोर को मारा था। सिवेरियस, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक अजय छड़ी कभी भी सही मायने में मेरी नहीं हो सकती। मेरे मालिक, इसने अपनी छड़ी ऊपर करते हुए प्रतिरोध किया। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वोल्डेमॉर्ट ने कहा। मुझे छड़ी का मालिक बनना ही होगा सिवेरियस। पहले छड़ी को जीतूंगा, फिर पॉटर को जीतूंगा। वोल्डेमॉर्ट ने अजय छड़ी हवा में लहराई। स्नेप को कुछ नहीं हुआ और उसने एक पल के लिए सोचा कि उसे माफ कर दिया गया है, लेकिन तभी वोल्डेमॉर्ट का इरादा स्पष्ट हो गया। नगीने का पिंजरा हवा में लुढ़क रहा था और इससे पहले कि स्नेप चिल्लाने से ज्यादा कुछ कर पाए, उसका सिर और कंधे पिंजरे में बंद हो गए थे। फिर वोल्डेमॉर्ट सर्प भाषा में बोला, जान से मार दो। एक भयंकर चीख सुनाई दी। हैरी ने देखा कि स्नेप के चेहरे का बचा कुचा रंग भी उड़ गया था। यह सफेद हो गया था और इसकी काली आंखें फैल गईं। नगीनी के दांत उसकी गर्दन में गड़े। वह सम्मोहित पिंजरे को दूर नहीं हटा पाया। उसके घुटने लड़खड़ाए और वो फर्श पर गिर गया। मुझे इसके लिए अफसोस है, वोल्डेमॉर्ट ने ठंडेपन से कहा। वह मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई दुख, कोई पश्चाताप नहीं था। अब वह इस जगह से बाहर निकलकर मोर्चा संभालेगा। आखिर अब उसके पास एक ऐसी छड़ी थी जो उसके हर आदेश का पालन करेगी। उसने अपनी छड़ी नगीनी के पिंजरे की ओर की, जो स्नेप को छोड़कर ऊपर उठ गया। स्नेप फर्श पर गिर गया। उसकी गर्दन के घाव से खून बह रहा था। वोल्डेमॉर्ट बिना पीछे देखे कमरे से चला गया और नगीनी अपने विशाल सुरक्षात्मक गोले में उसके पीछे तैरने लगी। वापस सुरंग में और अपने दिमाग में लौटकर हैरी ने अपनी आंखें खोली। उसके हाथ में खून निकल आया था। खुद को चिल्लाने से रोकने की कोशिश में वो अपनी उंगलियां चबा रहा था। उसने बक्से और दीवार के बीच से छोटी दरार में से झांक कर देखा। फर्श पर काले जूते में एक पैर कांप रहा था।
हैरी, हरमाइनी उसके पीछे धीरे से बोली, लेकिन वो पहले ही उस बक्से पर अपनी छड़ी तान चुका था जो रास्ता रोके हुए था। बक्सा हवा से 1 इंच उठा और खामोशी से एक तरफ हो गया। हैरी जितनी खामोशी से हो सकता था बगैर आवाज किए कमरे में पहुंच गया। हैरी नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था और मरते हुए आदमी के पास क्यों जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसे कैसा महसूस हुआ जब उसने स्नेप के सफेद चेहरे को देखा। स्नेप की उंगलियां उसकी गर्दन के घाव से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। हैरी ने अदृश्य चोगा उतार दिया और उस आदमी की तरफ देखा जिससे वह नफरत करता था। स्नेप की चौड़ी होती काली आंखें हैरी पर पड़ी और उसने बोलने की कोशिश की। हैरी उसके ऊपर झुका और स्नेप ने उसके दुशाले के सामने वाले हिस्से को पकड़कर उसे करीब खींचा। स्नेप के गले में से एक भयंकर कर्कश आवाज निकली, इससे ले लो, इसे ले लो। स्नेप के शरीर से खून के अलावा भी कुछ रिस रहा था, चांदी जैसा नीला, न गैस न द्रव। यह उसके मुंह, कानों और आंखों में से बाहर निकल रहा था। हैरी जानता था कि यह क्या है, लेकिन यह नहीं जानता था कि वह क्या करे। हरमाइनी ने हवा में से एक पतली गर्दन वाली बोतल उत्पन्न की और हैरी के कांपते हाथों में थमा दी। हैरी ने चांदी जैसे रंग के पदार्थ को अपनी छड़ी से उठाकर इसमें डाला। वह बोतल पूरी भर गई और स्नेप को देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे उसमें अब खून नहीं बचा है। तो हैरी के दुशाले पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। वह फुसफुसाकर बोला, मेरी तरफ देखो। हरी आंखें काली आंखों से मिली, लेकिन एक पल बाद ही काली आंखों की गहराई में कोई चीज गायब हो गई, जिससे वे सूनी और खाली हो गई। हैरी के हाथ को थामने वाला हाथ फर्श पर गिर गया और स्नेप दोबारा नहीं हिला।